नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हार जीत तो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस लड़ रही है अपने वर्चस्व की लड़ाई और ये बात हवा हवाई नहीं है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रही हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार दो टूक इस बात को कह रही हैं कि कांग्रेस हो या पूरा इंडिया गठबंधन, वो अपनी हार को मान रही हैं, वो एक्सेप्ट कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे कांग्रेस की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आप खुद आंकलन कीजिए कि कुल मिलाकर जितने भी राज्यों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उसको मिली है 46 सीटें इस पूरे गठबंधन में। और एक बड़े पत्रकार का यह कहना है कि अगर मैं 50% भी, पंकज जी वो कह रहे हैं कि अगर मैं 50% भी मान लूं कि कांग्रेस जीत जाएगी तो लगा लीजिए 46 सीटों में 50% कितना होगा, 23 सीटें। तो आप 543 में से, जहां एक तरफ एनडीए कह रही है कि हमें 400 पार चाहिए, आप 23 पे ही हैं। उसके बाद आप यूपी में आ जाइए, जो कभी गढ़ रहा है, यहां से राहुल गांधी जीते, यहां से आप देख लीजिए इंदिरा गांधी से पूरे इतिहास को आप शुरू कर लीजिए, गढ़ रहा है कभी कांग्रेस का यूपी। लेकिन यहां पे अब हालात ऐसे हो गए हैं कि रैली करने में कांग्रेस बचती है, डरती है। और आलम यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी छोटी सी राहुल गांधी ने अखिलेश के साथ और बस बात खत्म हो गई। क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं, क्या देखते हैं? और देखिए नम्रता, मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा प्रशांत किशोर के एक वक्तव्य से। एक दौर ऐसा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस देख रहे थे और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा था कि एक बहुत पुराना मशीन है कांग्रेस, और जिसमें नट बोल्ट वगैरह सब जंग खा रही है। मेंटेनेंस की जरूरत है उस मशीन को संगठन के स्तर पर। अब कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है 10 साल 15 साल, वहीं से वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी बना हुआ है जिलाध्यक्ष। अब जो टॉप है वो पता है कि कहां पे रहेगा, नीचे वाले इसलिए प्रयास नहीं कर रहे हैं कि सब अपना अपना कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि संगठन के स्तर पे आपको वर्क करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि ये एक कैंपेन चलाया, कांग्रेस के सदस्य बनवा, खत्म हो गया और पता चला उसी जयराम रमेश को लेकर ढो रहे हैं पिछले 20-30 साल से। तो ये संगठन के स्तर पे एक कमजोरी। दूसरी कमजोरी उनकी है कि आत्मविश्वास हिल गया। जिस नेता को इन लोग आगे करते हैं वही बीजेपी में शामिल हो जाता है। अब देखिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेता प्रतिपक्ष बना दिया लोकसभा में और चले गए वो भाजपा में। जिसको आगे बढ़ाया वो बीजेपी, या जिसमें ये लगे कि हां ये आदमी है कांग्रेस में दम वाला, ये कांग्रेस को तार देगा, तो पता चला कल को वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो इसी वजह से जो पंकज जी, मुझे ऐसा ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने नेताओं को साथ लेकर नहीं चलती है। आप मुझे ये बताइए, जितने भी नेताओं ने छोड़ी पार्टी, इस चुनावों को छोड़ दीजिए, उससे पहले जाइए, हर एक नेता बाहर निकलकर एक ही बात क्यों कहता है? सुनते नहीं हमारी आला कमान, सुनते नहीं हमारी, क्यों नहीं सुनते? और बीजेपी में आने वाले नेताओं को देखिए, मौका सबको मिल रहा है। अरे वोट बैंक अगर जितिन प्रसाद का बीजेपी में आकर हो गया तो कांग्रेस में भी तो रहा होगा। जितिन प्रसाद पर ही तो दाव लग रहा है। ये कांग्रेस को क्यों नहीं दिखता? नहीं, मैं बताऊं कांग्रेस में क्या है। एक हेमंत विश्व शर्मा ने एक जगह बताया था कि हम इतने पुराने कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के किसी नेता को अगर जाना है ना, गांधी परिवार से मिलना है, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी का, तो बाहर एक बरामदा है, बरामदे से अंदर एंट्री नहीं है किसी की। वहीं पे बैठ के इंतजार कीजिए, कोई पीए रहेगा। पहले अंजू बी जॉर्ज हुआ करते थे, आजकल सोनिया गांधी का पीए कौन है नहीं पता। राहुल गांधी से मिलना है तो किससे मिलना होगा, उनके पीए से पूछिए। तो वो बेचारे बैठे रहते, इंतजार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब हेमंत विश्व शर्मा गए तो उन्होंने ही बताया कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, अचानक प्रधानमंत्री आके हमारे साथ खाना खाने लगे और खाते खाते बातचीत। बोले कि जब घर आप मिलने जाइएगा तो अमित शाह बोलते हैं कि आइए खाने के टेबल पे बैठते हैं, उनके बेडरूम तक आपकी पहुंच हो जाती है। आप फोन कीजिएगा, अगर उनके पीए ने उठाया और बात कर दीजिएगा कि हमको मिलना है अमित शाह जी से, तो अमित शाह जी का कॉल बैक आएगा कि आपने फोन किया था क्या 10 बजे, सॉरी मैं उस वक्त व्यस्त था, तो आप मिलिए। तो कल्चर का फर्क है, पॉलिटिकल कल्चर का। यहां बड़ा से बड़ा नेता चाहे मोदी हो या अमित शाह हो, उनको पता है कि परफॉर्म नहीं करेंगे तो कल बाहर चले जाएंगे। अटल आडवाणी भी गए बाहर, मुरली मनोहर जोशी भी बाहर गए, लेकिन वहां क्या है, वहां पता है कि मेरी सीट की है, यहां पे मुझे सिर्फ जन्म लेना है इस खानदान में। कांग्रेस जाए भाड़ में, हमारी रियासत मतलब हमारा जो ठसक है वो कम नहीं होनी चाहिए। जिस नेता ने छोड़ा, और आप पूछिए राहुल गांधी से कि उन्होंने छोड़ दिया, सो व्हाट, आई डोंट केयर।
वो चला जाए, हाँ हमें परवाह नहीं, कांग्रेस के सब चले जाएं, हमें परवाह नहीं, हम तो भाई सिद्धांत की लड़ाई रहे। पता नहीं कौन सा ऐसा है जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात इस वजह से देखिए इज्जत नहीं है, कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। देखिए वहां मैं बताता हूं, अभी संजय निरुपम गए तो क्या बोले कि 5 खेमे हैं। एक खेमा सोनिया गांधी का है जो पुराने लोगों का है, वो सोनिया गांधी से मिलता है। जो बचे खुचे हैं उसमें से G23 वाले बहुत सारे बाहर भी हो गए, तो जो बचे खुचे हैं वो सोनिया गांधी से मिलते हैं। दूसरा खेमा राहुल गांधी का है जिसमें केसी वेणुगोपाल, ये सुरजेवाला, जयराम रमेश, कन्हैया, ये सब हैं। तीसरा खेमा प्रियंका गांधी का है जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्ण हाल तक बेचारे हुआ करते थे, उन्होंने ज्यादा बोल दिया तो निकल गए, लेकिन अभी भी अजय राय वगैरह हैं, ये सब प्रियंका गांधी के खेमे हैं। चौथा खेमा खुद केसी वेणुगोपाल का है जो कि साउथ इंडियन लॉबी कहा जाता है। कहा जाता है कि केसी वेणुगोपाल आज कांग्रेस संगठन में उतने ही ताकतवर हैं जितने एक जमाने में अहमद पटेल हुआ करते थे। और जितने भी नेता आते हैं केसी वेणुगोपाल से पहले मिलो, गांधी परिवार से डायरेक्ट मिल लिए तो ईगो पे ले लेते हैं भाई साहब। तो इनका एक अपना खेमा है, एक वर्ग इनको खुश करता रहता है। और आखिरी और सबसे मजबूर खेमा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उस बेचारे को बना दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब वो स्टेज पे बोलते हैं मैं जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सब राहुल जी की कृपा है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, जिनका फैसला सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी नहीं लेंगे तो बचा खुचा तो इन्हीं को फैसला लेना है। तो कुछ लोग इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये 5 खेमों से कांग्रेस चल रही है। अब नेताओं को, जो खुद जनाधार वाला नेता है, समझ में नहीं आता इन 5 परमेश्वर में से मैं खुश किसको करूं। क्योंकि अगर मैं राहुल को खुश करता हूं तो प्रियंका, केसी वेणुगोपाल नाराज। अगर मैं केसी वेणुगोपाल के पास जाता हूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे वाले बोलते हैं कि अध्यक्ष तो आप हैं, वो संगठन मंत्री है, उससे सब मिल रहे हैं। अगर प्रियंका के पास कोई जाता है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा अभी लीड कर रहे हैं उस गैंग को, तो बाकी राहुल वाले कहते हैं कि देखे गया ना बहन के पास, आपसे नहीं मिलने आया ना, काहे का आप युवराज। ये हाल है। और जो बचे कुचे बेचारे बुजुर्ग समझदार लोग, मतलब अगर बीजेपी में होते तो मार्गदर्शक मंडल कहा जाता, वो सोनिया गांधी के पास जाते हैं कि मैडम पार्टी बहुत खराब चल रही है, 2 लोकसभा चुनाव लगातार हार गए, 100 सीटें भी नहीं मिली है, लगता है तीसरा में भी 100 नहीं मिलेगा, तो आप क्या कीजिएगा। तो सोनिया गांधी बोलती है मैं क्या कर सकती हूं। तो इन लोग बोलते हैं हम भी क्या कर सकते हैं, बुढ़ा गए, अब चला चली की बेला है। लेकिन थोड़ा सोच लीजिए, 15-17 साल से। मुझे इसमें एक फैक्टर मेहनत का भी लगता है। एक चुनाव खत्म होते तो नहीं काहे मेहनत करेगा, बड़े बड़े नेता अगले चुनावों में लग जाते हैं, इनका फोकस ही नहीं है। ये आप चुनाव खत्म होने दीजिए, 4 जून को नतीजा आएंगे, 5 को निकल जाएंगे घूमने के लिए, इन्हें मंथन ही नहीं करना। नहीं तो अच्छा बताइए राहुल गांधी क्यों मेहनत करेंगे। उनको बोलते हैं कि मालिक मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आप पता है आपके नाना जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी, पिताजी राजीव गांधी, आप तो बस बने ही हो राज करने के लिए, आप बस आ गए, बस जग का कल्याण हो गया। तो बोलते हैं हाँ तो क्या करना चाहिए। देखिए नेताओं के चक्कर में मत रहिए, आप रोड पे दौड़िए। कभी कलावती के झोपड़ी में घुसा दिया, कभी खाट सभा लेके घुसा दिया, कभी कुली उली से मिलवा दिया, कभी भारत जोड़ो यात्रा करवा दिया, कभी नया यात्रा करवा दिया, घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं 17 सालों में। अरे ठहरिए, देखिए कि क्या हुआ है। अब सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है, सीट कहां मिलेगा, कहां क्या रणनीति है, क्या समीकरण है। ये असम में बैठे हुए हैं, हेमंत विश्व शर्मा से लड़ रहे हैं। अरे जब कांग्रेस का सारा पावर हाउस पर गलत चीजें हो रही हैं, बिल्कुल टाइमिंग। अच्छा बताइए, चुनाव सब दौर आ रहा है, चुनाव का पता चला सब जगह कैंडिडेट हो रहे हैं, सीटें अनाउंस हो रही है, और ये कहीं छत्तीसगढ़ तो कहीं नॉर्थ ईस्ट में पड़े हुए हैं वो। और वो लड़ किससे रहे, अरे लड़ना है मोदी से। तो कह रहे हेमंत विश्व शर्मा बहुत खराब है, उसको ठीक कर देंगे। तो हेमंत विश्व शर्मा बोल रहा है कि हम तुमको ठीक कर देंगे। तो उलझे हुए हैं वहां, बाकी मोदी के लिए मैदान साफ। नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत बड़ी नहीं। अजीब बात लगती है कि अब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आगे आ रहा है कि रायबरेली से उनको लड़वाएंगे। मैं कह रही हूँ ये खबर भी कहां से आ रही है, ये बड़ी अजीब सी खबर है। रॉबर्ट वाड्रा किस आधार पर लड़ेंगे? अच्छा मैं बताऊं, एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप अभी तक अमेठी और रायबरेली में टिकट की घोषणा नहीं हुई, इसके पीछे की कहानी पता है आपको? पहले फेज में चर्चा चली कि प्रियंका गांधी को रायबरेली लड़ाना है। फिर चर्चा यह हुई कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली लड़ गई और वो जीत गई रायबरेली, तो बगल में ही अमेठी में बउआ हार गए थे, वायनाड चले गए थे, कैसा लगेगा।
फिर तो सब यही सोचेंगे ना कि प्रियंका गांधी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो राहुल खेमे ने कहा कि जिंदगी में कभी प्रियंका को चुनाव नहीं लड़ने देना है। आप देख लीजिए, इतना लंबा करियर है उनका, प्रभारी और भारी बन जाएगी, लेकिन इलेक्शन एक मुखिया का भी नहीं लड़ने दिया। और इस बार भी पूरी कोशिश है कि प्रियंका गांधी नहीं लड़े। मुझे नहीं पता कि ये खेमा कौन मानते हैं कि प्रियंका गांधी को अब आ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ने देने का प्रयास आज से नहीं हो रहा है, अब तक हो रहा है। पहले क्या था कि पार्टी के अंदर इन लोगों ने आपस में लड़ाई लड़ी। इस बार रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, कुछ और लोग, जिसमें प्रमोद आचार्य कृष्णन भी थे, प्रमोद कृष्णन वो भी थे, सब कहते रहे कि प्रियंका गांधी को कभी वाराणसी से लड़ाओ, चर्चाएं बहुत होती रही, वाराणसी से लड़ाओ, फिर बताया गया कि तेलंगाना की किसी सेफ सीट से लड़ाओ, फिर कहा गया कि रायबरेली से लड़ाओ, लेकिन चर्चाएं चर्चा ही रह गई। कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट थी उसने बकायदा लिखित रूप में दिया था कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो फायदा होगा, लेकिन राहुल लॉबी क्यों चाहेगा? तो अब तक पार्टी के अंदर यह संघर्ष चल रहा था। रॉबर्ट वाड्रा ने अब देख लिया कि इस बार भी मामला गड़बड़ा रहा है। बेचैनी में कोई और अस्त्र न देखकर वो सीधे मीडिया के सामने आ गए और बयान दे दिया कि भाई प्रियंका पहले लड़ेंगी रायबरेली, और अमेठी से तो लोग मुझे बुला ही रहे हैं, आप तो समझ ही रहे हैं। तो मेरे, और इतना ही नहीं वो रुके, उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों से भी ऑफर है। मतलब वो इशारा कर रहे थे कि देखो तुम्हारी लुटिया तो डूब गई, 50-55 आने वाले हैं मैक्सिमम, अगर हम चले गए तो वो 20-25 पे आ जाएगा, तो 24 में 24 मत कर लेना। तो ये एक तरह से धमकी थी कि मेरे पास दूसरी पार्टियों के ऑफर हैं, अमेठी में लड़ना चाहता हूं, लोग बुला रहे हैं। और एक चैनल पे नहीं कहा, ऐसा नहीं कोई तुक्के में बुला गया कहीं से, किसी पत्रकार ने उनसे कोई सवाल किया और मुंह से निकल गया। वो अलग अलग चैनलों पे बैठ स्ट्रेटेजिकली। अब बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है हर चैनल पे बैठ के, हर मीडिया हाउस में बैठ के, न्यूज एजेंसी में बैठ के कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ना चाहिए। तो अब कांग्रेस पे प्रेशर बनेगा कि नहीं? आप बताइए, बनेगा ना? बिल्कुल। तो प्रियंका, एक वहां संघर्ष चल रहा है, एक वर्ग ऐसा चाहता है कि प्रियंका चुनाव न लड़े, दूसरा वर्ग चाहता है कि प्रियंका चुनाव लड़े। अब इस बीच में वही दो बुजुर्ग, एक मल्लिकार्जुन खड़गे वाला ग्रुप और एक सोनिया गांधी वाला ग्रुप। खड़गे जी बताइए क्या करना चाहिए, दोनों बच्चे तो हमारे आपस में लड़ गए, तो मैडम मैं क्या कर सकता हूं, जो करना है तो आप ही करोगे, हमको तो आपने बनाया यही बहुत बड़ा एहसान है। 85 साल उम्र हो गई, घुटना काम नहीं करता, कुर्सी दे दिया है बैठने के लिए। ठीक है। तो मैडम बस ऐसे ही चल रही है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी नहीं है। आज की स्थिति देख के लग रहा है कि ये बुद्धि भी हो रही है, इसमें नए कलेवर डालने की जरूरत है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आप चुनाव लड़ोगे तब तो संगठन बनेगा। अब आधी सीट पे तो आप ऐसे निश्चिंत सीट है और आप लड़ ही रहे हो, 17 पे कह रहे हो कि मोदी को उखाड़ देंगे। अरे भाई 80 की 80 लड़ रहा है। ठीक है पंकज जी, तो कांग्रेस की इस स्थिति के लिए अब आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये पूरा एनालिसिस आपने सुना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, नमस्कार।